एक बार फिर से द केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। जब आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो है लाइक करना है, और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम ईथर पढ़ेंगे। अल्कोहल और फिनॉल पहले हमने पढ़ लिया है। ईथर के अंदर आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे आज वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में ईथर कितने प्रकार के होंगे, एरोमेटिक होंगे, एलोफेटिक होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हम इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके अंदर हम ट्राइवल या रूड नाम पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नाम भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, निर्माण की विधियां या विल्सन की विधियां पढ़ेंगे। विल्सन की विधियों के अंदर एक कॉमर्शियल होगी और एक लेबोरेटरी मेथड होगी। उसके बाद में एल्यूमिना के द्वारा है वो हम इसका निर्माण करेंगे। फिर उस हम विलियमसन ईथर संश्लेषण जो विधि है वो काफ़ी बार एग्जामों में पूछी हुई है, तो ये विधि है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम मर्क्यूरस ऑक्साइड के द्वारा सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा पढ़ेंगे, फिनॉल के द्वारा भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है, दोनों पढ़ेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और आखिर में पढ़ेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर कि इसके अंदर कितना एंगल होता है, बॉन्ड कितना होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। ये सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करें तो ईथर वो देखिए कैसा है, ROR। मैंने एक ईथर लिख दिया है, फॉर्मूला लिखा है। अब यहां देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट है, यानी द्विसंयोजी है। ये ऑक्सीजन कैसा है, द्विसंयोजी है। ये इसको क्या कहते हैं, डाइवेलेंट ये है। ऑक्सीजन द्विसंयोजी है, और द्विसंयोजी ऑक्सीजन के दोनों और क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यदि इसका हम डेफिनेशन लें तो क्या होगा कि यदि द्विसंयोजी या डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक रसायन को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ईथर आज दे क्या कहेंगे इसको, ईथर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ईथर इज द organic compound in which two alkyl group are directly attached with oxygen which is divalent, और divalent ऑक्सीजन है, इससे क्या है, दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब ईथर के अंदर है, यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दोनों साइड में R लिख दिया, R का मतलब एल्किल ग्रुप, और मैंने एक साइड में लिख दिया ARO और R, या दोनों साइडों के मैंने इस प्रकार से लिख दिया है AR का अर्थ है यहाँ पे एरोमेटिक। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइडों में क्या है, एल्किल ग्रुप है जो एनारोमेटिक है या एलिफेटिक है। ठीक है ना, ये कैसे है, एलिफेटिक, इसमें ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, यानी इसके अंदर दोनों एरोमेटिक है। इसमें एक साइड में एरोमेटिक और एक एलिफेटिक है, इसमें दोनों एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये तो कहलाता है एलिफेटिक ईथर। कौन सा कहलाएगा, ये एलिफेटिक। ठीक है, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक। तो एलिफेटिक ईथर किसको बोलेंगे कि जिसके डाइवेलेंट या द्विसंयोजी ऑक्सीजन के दोनों और एल्किल समूह हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक ईथर कहते हैं। और यदि दोनों साइडों के अंदर एरोमेटिक या एक साइड के अंदर एरोमेटिक कोई रिंग होती है, वलय होती है, तो उसको हम एरोमेटिक ईथर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यदि इसका हम दूसरा देखें तो मैंने यहां पर एक R डैश कर दिया है और एक R कर दिया है, यहां मैंने एक ARO और यहां R कर दिया है। अब देखिए इसको तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक या सिंपल या सरल ईथर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सममित, सरल या सिमेट्रिक या सिंपल ईथर। जबकि यहां पर देखिए ये एल्किल ग्रुप अलग है, ये एल्किल ग्रुप अलग है, यहां पर ये एरोमेटिक ग्रुप है और यहां पर ये एल्किल ग्रुप है। तो इस प्रकार के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड। क्या बोलते हैं इनको, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड नाम क्यों दिया है, क्योंकि मिक्स्ड इसलिए दिया है कि यहां देखिए
मिक्स हुआ है, ये एल्किल ग्रुप अलग है, ये एल्किल ग्रुप अलग है, ये एल्किल ग्रुप है, ये एरिल ग्रुप है, और यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल या सिमेट्रिक ईथर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक, हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मित। सम्मित ईथर, और इसको क्या बोलते हैं, असम्मित ईथर। ठीक है, तो ईथर दो प्रकार के हो गए, एक तो सम्मित हो गया, एक असम्मित हो गया, ये सिंपल हो गया और ये मिक्स्ड हो गया, ये सिमेट्रिक और ये एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ईथर हो गए। ये इसका होगा इंट्रोडक्शन। अब हम देखें इसके नामकरण के बारे में, देखें तो नामकरण का है कॉमन या ट्राइबल नेम देखें इसका तो कैसा होगा, एल्किल ईथर। कौन सा है ये, साधारण या रूढ़ नाम है इसका, रूढ़ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राइवियल। तो रूढ़ नाम क्या हुआ इसका, एल्किल ईथर, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका एल्कोक्सी एल्किन। ध्यान दें यहां पर, ये तो क्या है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हम ईथर क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, और रूढ़ में क्या बोलते हैं इसको, एल्किल ईथर बोलते हैं। जैसे या देखिए कि यहां पर दो एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप क्या है, मेथिल है। एल्किल ग्रुप क्या है यहाँ पे, मेथिल ग्रुप है। तो मेथिल ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, दो है, तो क्या नाम लगा देंगे, डाइमेथिल। ठीक है ना, तो एल्किल हो गया क्या, डाइमेथिल, बच गया क्या, ईथर, तो नाम लिख दिया यहाँ पर ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी, ये कौन सा हो गया है, रूढ़ या ट्राइबल नेम हो गया है, डाई मिथाइल ईथर। अब यदि इसका हम आईयूपीएसी नाम देखें तो आईयूपीएसी नाम में क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। ये क्या हुआ नाम है, मेथॉक्सी मेथेन, यानी नाम क्या हमने, एल्कोक्सी एल्केन। ये मेथॉक्सी मेथेन क्यों आया, वो मैं थोड़ा सा पहले ट्राइबल या रूढ़ नाम बताता हूं, उसके बाद में आईयूपीएसी नाम बताऊंगा, तो पूरा आपको ये बता दूंगा कि मेथॉक्सी क्यों आया और मेथेन क्यों आया। दूसरा CH3 इधर ले लिया O, और यहां पर कर दिया आपने CH2 और ये CH3। अब यहां पर एक साइड में एल्किल ग्रुप एथिल है और एक साइड में एल्किल ग्रुप मेथिल है, तो इनको आपको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख देना है। एथिल ई आता है एथिल में, तो एथिल पहले लिखा आपने एथिल, फिर ये मेथिल में एम आता है तो एम बाद में लिख लिया, तो नाम गया एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम हो गया इसका, एथिल मेथिल ईथर हो गया। ठीक है, यदि यहां पर हम कर दें CH2 CH3 तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इधर भी एथिल है इधर भी एथिल है, तो नाम क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। नाम क्या होगा इसका, डाई एथिल ईथर नाम हो गया इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका ट्राइबल नेम करते हैं। अब यदि इसका आईयूपीएसी नाम करना हो तो कैसे करें, देखें। आईयूपीएसी नामकरण में देखिए कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन है वो दो एल्किल ग्रुप से घिरा हुआ है, तो जो बड़ी श्रृंखला है, बड़ा एल्किल समूह है, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है कि बड़ा एल्किल समूह है उसको तो मानना है आपको मुख्य श्रृंखला, मेन चेन मानना है उसको। क्या मानना है उसको, मुख्य श्रृंखला, या क्या करना है कि जो बड़ी श्रृंखला उसको क्या मानेंगे हम, मुख्य श्रृंखला या मेन चेन के रूप में मानते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए ये एक श्रृंखला ये होगी,
एक यहाँ पर एल्किल ग्रुप ये हो गया, इसके एल्किल ग्रुप ये है और एक एल्किल ग्रुप ये है। दोनों में देखेंगे इसमें तो एल्किल ग्रुप समान है, जबकि इसमें एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ये सममित इत्र है, सिमेट्रिक इत्र है, और ये एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक इत्र है। कौन सा है ये? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक इत्र है। तो जो सिमेट्रिक है उनमें तो सीधा सा नाम है, जो सिमेट्रिक इत्र हो उनके लिए तो आपको ध्यान रखना है सिमेट्रिक वालों में कि एक जो चेन है उसके साथ जोड़ना है ऑक्सी। क्या जोड़ना है उसके साथ? है ऑक्सी, और साथ में लिखना है एल्केन है। नाम क्या कर दिया है? जो छोटी श्रृंखला है उस छोटी श्रृंखला के साथ पूर्व लग्न के साथ या प्रीफिक्स के साथ सफिक्स जोड़ना है ऑक्सी। जैसे यहां पर ये एक को मैंने ये मुख्य श्रृंखला मान लिया और ये सब्स्टिट्यूट मान लिया हमने। तो ये जो सब्स्टिट्यूट माना है हमने, तो ये इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। तो मैंने क्या लिखा उसको? एक होता है कार्बन की संख्या, तो इसका प्रीफिक्स होता है मेथ, और मेथ के साथ ऑक्सी जोड़ा तो नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी। और मेथॉक्सी के बाद में एल्केन लिखना है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या एक है तो क्या आ गया? मेथेन। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं? आईयूपीएसी नाम करते हैं। अब यदि इसका देखें आईयूपीएसी नाम, तो इसके आईयूपीएसी नाम में देखिए यहां पर कार्बन की संख्या इधर 2 है, इधर 1 है, तो बड़ी श्रृंखला को क्या मानना है? मुख्य श्रृंखला, और छोटी श्रृंखला को हम एज ए सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 का पूर्व लगन या प्रीफिक्स क्या होता है? मेथ, और साथ में अनुलग्न या सफिक्स जोड़ दिया ऑक्सी, तो नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी। ठीक है। अब क्या किया आपने? यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 को हम क्या कहते हैं? H + N, नाम हो गया इसका एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी मेथेन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब यहां देखिए, ये बड़ी श्रृंखला है, ठीक है, ये छोटी श्रृंखला होगी। इस छोटी श्रृंखला को हमने एज ए सब्स्टिट्यूट माना, प्रतिस्थापी माना, तो यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 क्या कहते हैं? एथ + YL, यानी 2 कार्बन का पूर्व लगन या प्रीफिक्स हो गया एथ, और साथ में क्या जुड़ा? ऑक्सी, तो नाम क्या होगा इसका? एथॉक्सी। नाम क्या होगा इसका? एथॉक्सी। फिर यहां देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3, कार्बन कितने हैं? 3। तो अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये अब देखो चेन के रूप में हो गई है श्रृंखला, सॉरी ब्रांच हो गई है। ये चेन कैसी होगी है? ब्रांच या शाखित श्रृंखला हो गई है, और शाखित होने के कारण अब इसको हमने अंक दिया, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यानी ये जो एथॉक्सी जुड़ा हुआ है वो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो इसकी पोजीशन शो कर दी हमने। ठीक है ना। ये यहाँ 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो मेन चेन है, मुख्य श्रृंखला है, इस मुख्य श्रृंखला के दूसरे नंबर कार्बन पे ये जुड़ा हुआ ग्रुप है, और इस ग्रुप को हमने क्या कह दिया? एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन से जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर कार्बन से, तो नाम होगा इसका 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या होगा इसका? 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। एक और लें हम। ये देखिए, ये यहां पर एरोमेटिक रिंग है बेंजीन की, और ये क्या है? यहां पर मेथिल ग्रुप है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेथॉक्सी, और ये क्या हो गया? बेंजीन। तो नाम क्या होगा इसका? मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, या हम यहां पर कोई और ले लें, हेलोजन ले लें, नाइट्रो ले लें, एल्डिहाइड तो नहीं ले सकते, यानी इससे नीचे वाले ग्रुप वाले लेने हैं। ठीक है। यानी ये लेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, हम यहां पर सिर्फ CH3 कर देते हैं। ठीक है ना, CH3 कर दिया। तो अब ये इथर हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया? इसको और दिया आपने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो क्या हो गया? 3-मेथिल। ये क्या हो गया? या इसको आप टोलुइन बोल दें, इसे क्या बोल देते हैं? टोलुइन। तो ये कौन सा हो गया? मेथॉक्सी
टोल्यूइन कितने पे है, यदि टोल्यूइन लेते हैं तो यहां से एक नंबर करना पड़ेगा, 1 2 और 3 टोल्यूइन लेते हैं तब। तो नाम क्या होगा इसका, 3 मेथॉक्सी टोल्यूइन नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया, 3 मेथॉक्सी टोल्यूइन नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। आगे देखें प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड के अंदर सबसे पहला है कॉमर्शियल मेथड। सबसे पहला है कॉमर्शियल मेथड। व्यवसायिक विधि या व्यापारिक विधि। या इसको औद्योगिक विधि भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, औद्योगिक विधि। यानी इसको क्या करना है, हमें लार्ज स्केल पे हमें ईथर का फॉर्मेशन करना हो तो कैसे करते हैं देखो। देखिए इसमें ये जो हमने चैम्बर लिया है, इस चैम्बर में क्या करेंगे कि यहां पर एथिल अल्कोहल लिया है, प्लस में क्या ले लिया आपने, H2SO4 कंसंट्रेट ले लिया। क्या लिया यहाँ पे, H2SO4 लिया है और एथिल अल्कोहल लिया है। ये जो कॉइल है, ये कुंडली है कॉइल, इसमें से स्टीम प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम या भाप प्रोवाइड करते हैं, तो ये गर्म होती है, ठीक है। जैसे ये गर्म होगी तो यहां पर आपने जो एथिल अल्कोहल यहां से डाल रहे हैं, साथ में आप H2SO4 डाल रहे हैं, बूंद बूंद करके बूंद बूंद करके आपने H2SO एथिल अल्कोहल डालते हैं यहाँ पे, तो ये कुंडलियां क्या होती है, गर्म होती है। किससे, स्टीम से। जैसे ये कुंडलियां गर्म होती है तो यहाँ से एक वेपर बनती है, और वो वेपर कहाँ जाती है, इस वाले चैम्बर के अंदर। और इस वाले चैम्बर में क्या होगा कि यहाँ पर NaOH डालते हैं। इस वाले चैम्बर में क्या डालते हैं, NaOH। क्या डालते हैं इसके अंदर, NaOH डाला जाता है, ठीक है। ये बैलेंस ली जाती है। तो जैसे ही ये एथिल अल्कोहल गर्म होता है, गर्म होके ये वाष्प बनेगा। वाष्प बनने में साथ में क्या रहेगा, कुछ तो एथिल अल्कोहल की वाष्प होगी और कुछ यहाँ से इस H2SO4 ने इस एथिल अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर दिया होगा। कैसे होगा वो देखिए, C2H5OH, और ये क्या लेते हैं हम, H2SO4 की प्रेजेंस लेते हैं, और टेम्परेचर है वो 413 केल्विन लेते हैं या इससे ज़्यादा लेते हैं। तो जैसे इससे हम गर्म करेंगे तो ये C2H5OH है वो किसमें टूट जाएगा, O के अंदर टूट जाता है, और क्या बना लिया, C2H5, यानी डाई एथिल ईथर बना दिया। क्या बनाया यहाँ इसने, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ देखिए कुछ मात्रा में तो वाष्प है वो अल्कोहल की भी बनेगी, कुछ मात्रा में वाष्प है वो इस ईथर की बनती है, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ इस चैम्बर में जैसे आता है
तो यहां पर क्या है कि इसके अंदर बाधाएं रहती है इस प्रकार से, या इंटरप्शन या बहुत सारी बाधा युक्त इस प्रकार से इसका रास्ता होता है। ये क्या है, ये डिस्टिलेशन कॉलम में क्या है, ये आश्वन स्तंभ या इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, क्या नाम है इसका, डिस्टिलेशन कॉलम। ये आश्वन स्तंभ या डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होगा कि यहां पर ईथर की तो वाष्प है वो ज्यादा होगी, वेपर ज्यादा होगी, तो वो वेपर इसको इन बाधाओं को, इन इंटरप्ट को या इन बाधाओं को पार करके यहां से जाता है। जैसे इसमें जाता है ऊपर तो इस नली के द्वारा ये इसमें चैम्बर में आ जाता है। ये कंडेंसेसर या संघनित्र है। ये क्या है, ये संघनित्र, कंडेंसेसर है ये। क्या है ये, कंडेंसेसर। तो ये वेपर जैसे इस कंडेंसेसर में आती है तो यहाँ पर क्या होती है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है। वेपर का क्या होता है, कंडेंसेशन, अर्थात इस संघनित्र में जो वाष्प आती है यहाँ से, ये वाष्प किसकी होगी, ये ईथर की होगी। क्यों, क्योंकि अल्कोहल की जो वाष्प है वो कम मात्रा में होती है, जो इन बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, वापस क्या जाती है, यहाँ पर नीचे एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ एक अलग और होता है, यहाँ पर एक नल रहती है और नल के द्वारा यहाँ पर अल्कोहल को अलग निकाल लिया जाता है। वापस कहाँ डालते हैं इसको, अल्कोहल को यहाँ डाल देते हैं। तो जो अल्कोहल यहाँ वाष्प बन गया था उसको हम वापस बाहर निकाल लेते हैं, किससे, डिस्टिलेशन या आसवन स्तंभ से वापस इसके अंदर चैम्बर में डाल देंगे। यहाँ से वापस वो गर्म होकर भाप यहाँ जाएगी, यहाँ एनओएच के ऊपर इसका मीडियम चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो ये वापस सोडियम, ये अल्कोहल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और ईथर यहाँ पर वेपर बन के और इसमें आगे वाले संघनित्र या चैम्बर में चली जाती है। इस संघनित्र के अंदर जैसे ही ठंडी होती है वेपर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड में क्या किया हमने, एथिल अल्कोहल लिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, टेम्परेचर उसका बढ़ाया। किससे बढ़ाया है ये, इसको भबका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भबका। ये कौन सा है, यहाँ पे एनओएच का चैम्बर, यहाँ कौन सा होगा ये, डिस्टिलेशन चैम्बर, और यहाँ पर कौन सा होगा ये, कंडेंसेसर या संघनित्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर आखिर में जो डाईएथिल ईथर है वो प्राप्त कर लेते हैं। डाईएथिल ईथर है या डाईमेथिल ईथर है, कोई सा भी ईथर प्राप्त करना हो तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉमर्शियल मेथड। और जो लेबोरेटरी मेथड है वो सेम है, कॉमर्शियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉमर्शियल मेथड में तो ये भबका जो अपरेटस था ये काम में लिया था, और लेबोरेटरी मेथड में हम लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क को हम कंडेंसेसर से या संघनित्र से जोड़ के और छोटे रूप में करते हैं लेबोरेटरी में। तो वो कैसे होगा, मैं उसका सिर्फ आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। तो लेबोरेटरी मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड में क्या होगा, प्रयोगशाला विधि में देखिए प्रयोगशाला विधि में हम लेते हैं एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल क्या करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, मैंने H को इस साइड में रख दिया है थोड़ा सा अभी क्या समझने के लिए। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर को है वो थोड़ा कम रखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 200 डिग्री सेल्सियस रखा है इसके टेम्परेचर को। जैसे इसको इस प्रकार से हमने किया तो यहाँ बन गया CH3, और ये देखो यहाँ से रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया है, H2O यहाँ से निष्कासित हो गया है। यहाँ क्या बच गया, अब CH3 CH2, फिर क्या बच गया SO4H। क्या बच गया, SO4H। नाम क्या हो गया इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नाम क्या होगा इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है ये फिर से रिएक्शन करता है, किसके साथ है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है।
सॉरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एथिल अल्कोहल है, एक ही मोल लिया है। तो CH3 CH2 OH प्लस से HSO4 और मैं इसको हूँ C2H5। देखिए क्या क्या, सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल लिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से एक मोल है वो वाटर का यहाँ से निष्कासित हो गया है, और क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये फिर से H2SO4 का निष्कासन होता है। देखो ये H तो कितना हुआ, H2 और SO4, तो देखिए क्या बन गया कि यहाँ से निष्कासित किया, तो देखो CH3 CH2, बाद में क्या बच गया O, फिर ये देखो C2H5, यानी ये भी C2H5 है, इसको भी क्या लिख दूं, C2H5। तो देखो किसका निर्माण हो गया, डाईएथिल ईथर का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हो गया, डाईएथिल ईथर का। ठीक है, इस रिएक्शन को आप वैसे सीधा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो लिया है इसको आप ऐसे लिख दें, यहाँ क्या किया, C2H5OH, ठीक है ना, ये सीधा लिख दें, तो वापस क्या लिख दें यहाँ पे, C2H5O C2H5, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको शो कर देंगे तो क्या बन गया, ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, ये डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। मेथड कौन सा है, ये लेबोरेटरी मेथड है। कौन सा है, एक तो था कॉमर्शियल मेथड, और ये कौन सा हो गया है, लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। अगली विधि है वो देखिए कौन सी है, इसके द्वारा, किसके द्वारा है, एल्यूमिना द्वारा, बाय एल्यूमिना। या इसका फॉर्मूला क्या होता है, या सीधा लिख दें, बाई Al2O3, किसके द्वारा है, एल्यूमिना के द्वारा है। ठीक है, तो एल्यूमिना के द्वारा कैसे करते हैं वो देखिए, एल्यूमिना के साथ हम कराते हैं रिएक्शन। बात है कि यहां पर आपने क्या लिया, CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल ले लिया या मेथिल अल्कोहल ले लिया, जो भी, यहां पे फिर मैंने लिख दिया OH C2H5, या इसको भी आप लिखते हैं C2H5। अब देखिए यहां से इसको हटा दें और आपको टेम्परेचर ले लेना है अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस से कम लेना है। ठीक है, क्योंकि जैसे 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेते हैं तो इसका ये एल्यूमिना इसका डिहाइड्रेशन कर देता है या निर्जलीकरण कर देता है। तो टेम्परेचर आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड से या 300 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। ठीक है ना, तो 523 केल्विन के अप्रोक्सीमेट इसका हम टेम्परेचर रखते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको गर्म करेंगे तो ये दोनों यहाँ से निष्कासित होंगे, तो क्या बन जाएगा, H2O और C2O और C2H5, किसका फॉर्मेशन हो गया है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ इस अभिक्रिया को, C2H5OH प्लस OH C2H5 लिया क्या आपने, Al2O3, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट रखा है 523 केल्विन के अप्रोक्सीमेट, 523 केल्विन के अप्रोक्सीमेट है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होगा, तो C2H5O और C2H5 प्लस से H2O, किसका फॉर्मेशन हो गया है, डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। किसके द्वारा, एल्यूमिना के द्वारा। अगला हम देखते हैं विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्रियाविधि लिखी, विलियमसन ईथर संश्लेषण का अभिक्रिया लिखिए, या ईथर निर्माण की विलियमसन ईथर संश्लेषण की
रिएक्शन लिखिए। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। करना क्या है आपको, देखिए एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और एल्किल मैं नाम लिखता हूँ पहले, विलियमसन्स रिएक्शन। विलियमसन्स अभिक्रिया, इसमें क्या रखना आपको, एक तो एल्किल हैलाइड लेना है, कोई भी एल्किल हैलाइड ले ले, और एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दें आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये सोडियम एल्कोक्साइड कैसे प्राप्त होगा, जो हमने विधि देखी थी क्या कि C2H5OH उसमें लिया था हमने सोडियम, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक ये निष्कासित हो जाएगा और क्या बना लेगा ये वाटर का, और क्या बच गया C2H5ONA, तो क्या बन गया ये सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथोक्साइड बन गया है। ये क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड। तो या तो आप अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल का पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो हमने एल्कोक्साइड ले लिया, अब यहां से क्या करेगा, ये रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने पर क्या बन गया, यहां भी R है, ठीक है, और ये क्या बच गया, O और R। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पर इस विधि के द्वारा हम सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के जो क्या बोलते हैं इनको, ईथर है, इनका निर्माण किया जा सकता है। यानी सम्मित और असम्मित दोनों ईथर का निर्माण किया जा सकता है। सम्मित उन्हें कहते हैं, ये सम्मित होगा क्योंकि यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप है, तो दोनों साइडों में एल्किल ग्रुप है, तो वो तो कौन सा हो गया, सम्मित हो गया। और यहाँ पर यदि हम ऐसे कर दें कि ये हमने एक अलग ले लिया तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, अलग हो गया। अब ये क्या बन गया है, असम्मित या अनसिमेट्रिक ईथर बन गया है। यहाँ पर पहले सिमेट्रिक था, कौन सा हो गया, ये अनसिमेट्रिक ईथर बन गया है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम सम्मित या सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण करते हैं, इसीलिए रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस रिएक्शन में एक प्रश्न बनता है कि जो विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन ली है, इस रिएक्शन के अंदर हम देखिए ये क्या है, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, प्लस में हम क्या ले लें NaO, और मैंने यहां ले लिया C2H5, और अब ये रिएक्शन करवाते हैं हम, तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। देखिए हमने एल्किल हैलाइड में रिएक्शन पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये प्रबल क्षार है। और हमने पढ़ा है कि प्रबल क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं, रिएक्शन देते हैं या बीटा विलोपन अभिक्रिया देते हैं। अर्थात ये अल्फा कार्बन हो गया और ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से तो ये हाइड्रोजन का निष्कासन करेगा और अल्फा कार्बन से क्या करेगा, निष्कासन करता है। अर्थात इसमें ये केवल प्रेजेंस के रूप में काम आता है और बाद में क्या बना लेगा, ये CH3 इधर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इस प्रकार का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। परंतु यदि हमने इस प्रकार से अभिक्रिया ले ली CH2 और यहां ले लिया आपने Br, एथिल ब्रोमाइड ले लिया है, और इसका जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो इस प्रकार से ले लें, ये ले लिया, ठीक है, या हम इसको H को हटा दें, ये ले लिया, तो अब ये इजीली रिएक्शन कर लेगा। अर्थात अब ये क्या है, ये
प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि हैलाइड टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा ना। तो ये कार्बोकेटाइन जो बन रहा है ये प्राथमिक कार्बोकेटाइन है, और प्राथमिक कार्बोकेटाइन कम स्थायी होता है। परंतु यहाँ पर ये जो बनेगा, यहाँ पर ये तृतीयक कार्बोकेटाइन बनता है कि जैसे यहाँ से यह ब्रोमीन हटा तो इस पर कौन सा गया? प्लस चार्ज आएगा। तो ये कौन सा हो गया? टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया या तृतीयक कार्बोकेटाइन बन गया, जो बहुत ही स्थायी होता है। और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके इसमें एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। परंतु ऐसी संभावना यहाँ पर उपस्थित नहीं होती, इसलिए क्या करेगा? यहाँ से ये NaBr का निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा? NaBr का निष्कासन होगा। और क्या बना लेगा ये? CH3 CH2, ये आ गया O, ये C, ऊपर CH3, नीचे वाला भी CH3 और इधर भी CH3। क्या बन गया? देखिए एथॉक्सी बन गया। क्या बना है? एथॉक्सी। और ये क्या है? तृतीयक ब्यूटेन, ठीक है ना। तो क्या हो गया है? ये एथॉक्सी तृतीयक ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। या यहां पर हम H ले लें तो ये देख लो क्या बन गया यहाँ पे। जब ये लेंगे तो यहां से ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो गया? देखो IPC नाम करें इसका तो क्या हो गया? 2-एथॉक्सी। नाम क्या होगा इसका? 2-एथॉक्सी और ए प्रोपेन। नाम क्या होगा इसका? 2-एथॉक्सी प्रोपेन नाम हो, ठीक है। या कोई दूसरी रिएक्शन और ले ले हम। सिंपल सी रिएक्शन ले ले हम। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड और ये सीधा ले ले हम, ठीक है ना। सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। क्या नाम होगा इसका? सोडियम मेथॉक्साइड। और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने पर क्या बनेगा? यहां, या मैं नीचे लिख देता हूं इसको एरो के रूप में, CH3 CH2, फिर ये O आ गया और फिर क्या आ गया? ये CH3। क्या बन गया है? मेथॉक्सी एथेन। क्या बन गया? मेथॉक्सी एथेन बन गया है। मेथॉक्सी एथेन क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि देखो ये दो श्रृंखला हो गई, एक तो चेन ये वाली हो गई और एक चेन ये हो गई। ये छोटी है इसलिए इसको हमने सब्स्टिट्यूट के रूप में माना, और ये मेथ इसका प्रीफिक्स या पूर्व लगन लेकर ऑक्सी शब्द जोड़ा तो नाम हो गया इसका मेथॉक्सी, और फिर ये क्या हो गया? एथेन। तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया। कौन सी विधि द्वारा? विलियमसन्स रिएक्शन या विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया है। अगला रिएक्शन है वो है सिल्वर ऑक्साइड के साथ, बाय सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। देखिए सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ध्यान रखना आपको। ये ले लिया आपने, वही ले लेता हूं आप वापस से एथिल अल्कोहल ले लेता हूं, सॉरी एथिल अल्कोहल नहीं, आयोडाइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हेलाइड लेंगे, सॉरी क्या लेंगे यहाँ पर? हेलाइड लेंगे। तो यहाँ ले लिया एथिल हेलाइड प्लस से आपने ले लिया ये सिल्वर ऑक्साइड लिया है तो मैंने O कर दिया, इधर क्या कर दिया? Ag, और एक भी Ag कर दिया इधर, और दूसरा मैंने यहाँ पर भी आयोडाइड ले लिया है CH2 और CH3। 2 मोल हमने क्या ले लिया है? एथिल आयोडाइड के 2 मोल ले लिए हैं, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? इसे Ag और 2 के साथ, ठीक है ना। तो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम? सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, Ag2O के साथ। तो यहाँ पे एक सिल्वर आयोडाइड यहाँ से निष्कासित होगा, एक सिल्वर आयोडाइड यहाँ से निष्कासित होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा?
ये ऐसा कैसा पड़ा है, CH3 CH2, फिर क्या गया O, फिर क्या गया CH2 और CH3, प्लस में क्या बन गया 2 मोल AgI। इस प्रकार से 2 मोल क्या बन गए, सिल्वर आयोडाइड बन गया है। साथ में क्या बना है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। कौन सा मेथड होगा ये, Ag2O के द्वारा बाई सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा। अगला है फिनॉल के द्वारा, बाई फिनॉल। फिनॉल के थ्रू हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात है कि मैंने ये फिनॉल ले लिया है और फिनॉल की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी है। बार बार हम पिछले वीडियो में देखा था होगा आपने कि फिनॉल की रिएक्शन हम बार बार क्यों इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों कराते हैं, क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो फिनोक्साइड बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, जो इस फिनॉल की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड, तो ये बन गया O और ये बन गया A, नहीं सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया हम किसके साथ करा दें, एल्किल हैलाइड के साथ करवा दें। ठीक है, तो मैं एक बार आपको पीछे लेके चलता हूं, जो अभी हमने पढ़ी है। क्या किया था हमने कि सोडियम फिनोक्साइड का या सोडियम फिनोक्साइड ना लेके फिनॉल ले लें और हमने रिएक्शन करवाई थी मेथिल क्लोराइड के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस ली थी, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ था हमारे पास 2 प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, एक तो ऑर्थो ग्रुप या ऑर्थो प्रोडक्ट और एक प्राप्त हुआ था हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। ये यहाँ पर ले लिया आपने Na और यहाँ आ जाएगा CH3। यानी हम ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। परंतु यदि हम इसको डायरेक्ट किसके साथ रिएक्शन करवा दें, इसके साथ करवा दें और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन रॉन्ग हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस स्थिति के अंदर ये ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्यों कि यहाँ पर जो हेलोजन है, इस हेलोजन के जो कैरियर है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ से हेलोजन को कोई हटाने वाला समूह नहीं है ना, तो क्या करेगा ये हेलोजन इससे हट जाएगा, इससे सोडियम से हेलोजन हट जाएगा। जैसे सोडियम से हेलोजन हटता है तो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। देखिए O और CH3 प्लस से NaCl। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ देखिए मेथॉक्सीबेंजीन। क्या बन गया, मेथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। सोडियम फिनोक्साइड के साथ हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। और जैसे एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है तो क्या बनेगा, मेथॉक्सीबेंजीन बनता है, अर्थात ये ईथर बन गया। ठीक है, अब देखते हैं